नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी और आप देख रहे हैं आज की अड़ी। देश में आज वक्फ बोर्ड पर तीन तरफ से घमासान मचा हुआ है। कर्नाटक में वक्फ बोर्ड की नीयत पर तब सवाल उठे जब किसानों की जमीनों पर नोटिस भेजा गया। इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि पुरातत्व विभाग के स्मारक हो या फिर मंदिर, वक्फ बोर्ड की हरकतों पर जब बवाल शुरू हुआ तो सिद्धरामैया सरकार ने किसानों को दिए गए नोटिस को आज रद्द कर दिया। एक बड़ा कदम, इसका बहुत विरोध हुआ था और आखिरकार किसानों को जो नोटिस दिए गए थे वो सारे वापस ले लिए गए कर्नाटक में। लेकिन इन सभी विवादों के बीच असदुद्दीन ओवैसी ने भी एक नया राग छेड़ा। ओवैसी ने तिरुपति देवस्थानम की तुलना वक्फ बोर्ड से की। उन्होंने कहा कि अगर तिरुपति में गैर हिंदू कर्मचारी नहीं हो सकते तो वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में गैर मुसलमान क्यों? असल में यह विवाद तब शुरू हुआ तिरुपति को लेके जब तिरुमला देवस्थानम के नए अध्यक्ष बीआर नायडू ने कहा कि मंदिर में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को हिंदू होना चाहिए। जो नए चेयरमैन बनाए गए वो ये बोल रहे हैं कि जो कोई भी वहां पर काम करेगा, ये तो ट्रस्ट हो गए, जो कोई भी वो काम करेगा वो हिंदू होना चाहिए। ये हिंदू धर्म के लिहाज से वहां के चेयरमैन साहब कर रहे हैं। हमको इस बात की आपत्ति है, भाई टीटीडी भी हिंदू धर्म का एक बोर्ड है, वक्फ बोर्ड भी जो है वो मुस्लिम धर्म के लिए है। अब जब वक्फ बोर्ड की बात आ रही है तो आप उसमें बोल रहे हैं कि नहीं मुसलमान नहीं नॉन मुस्लिम बनेंगे। भाई जब टीटीडी बहुत बड़ा हिंदू धर्म का एक वो मरकज है, वहां पर आपके ट्रस्टीज कोई मुसलमान नहीं हो सकता है, नॉन हिंदू नहीं हो सकता है। वक्फ बोर्ड में कैसे नॉन मुस्लिम मेंबर बनेगा? शायद ओवैसी साहब वक्फ बोर्ड और मंदिर ट्रस्ट में फर्क नहीं कर पा रहे। वक्फ बोर्ड लैंड मैनेजमेंट का ट्रस्ट है, मंदिर आस्था के स्थल को मैनेज करती है, एक पूजा स्थल को मैनेज करती है। जब पूजा स्थल की बात होगी तो उसमें तो उसी धर्म के लोग होने चाहिए जिनकी उस धर्म में आस्था हो। क्या वह ऐसा एक्सपेक्ट करेंगे किसी मस्जिद के अंदर कोई जो हिंदू आकर उस मस्जिद की मैनेजमेंट करे? ओवैसी साहब राजनीति कर रहे हैं। अब जब ऐसी बातें चल रही हैं तो याद दिलाना जरूरी है कि वक्फ एक्ट का लगातार दुरुपयोग अभी तक होता रहा है। कई ऐसे मामले सामने आए हैं, चाहे कर्नाटक में एएसआई के 53 स्मारकों हों या फिर किसानों की जमीन या फिर मंदिर पर किया गया दावा हो या फिर केरल के 600 ईसाई परिवारों की जमीन पर वक्फ का दावा। यहां तक कि पिछले साल ही पटना के एक गांव पर दावा कर दिया गया जहां की 95% आबादी हिंदू है। तमिलनाडु में 500 साल पुराने मंदिर और पास के गांव पर दावा किया गया। यमुनानगर, सूरत, वाराणसी, लखनऊ, बेट द्वारका, वहां के 2 द्वीपों या फिर हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर किया गया दावा हो, ये सारे दावे वक्फ बोर्ड की मानसिकता पर ही सवाल खड़े करते हैं। हो रही कर्नाटक के बीजेपी विधायक बसनगौड़ा पाटिल ने प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी लिखकर यह कहा है कि पूरा का पूरा जो वक्फ बोर्ड है उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। I think in the coming week the chairperson of JPC will be visiting Karnataka. The dates are being finalized. I think more probably around 6th or 7th of If a semblance of balance is not brought, if these encroachment provisions are not addressed, the Waqf board, you will not be surprised, may claim the whole of the country also one day. मुझे समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये कैसी बुद्धि है, उनकी बुद्धि पर तरस आता है। एक और जहां आस्था और विश्वास और श्रद्धा के केंद्र हैं तो वहीं दूसरी ओर माँ भारती की पावन धरा के जिहादीकरण का अड्डा। एक और विश्व शांति और मानव कल्याण की का प्रार्थना स्थल है तो दूसरी ओर हिंदू धर्मस्थलों और हिंदू गैर मुसलमानों की संपत्तियों को अवैध तरीके से हड़पने की मानसिकता। क्या किसी ने कोई मस्जिद और मदरसे के मैनेजमेंट के लिए किसी गैर मुसलमान को रखने की कोई मांग की है क्या? यदि नहीं तो मंदिर में अनास्थावान लोगों का प्रवेश क्यों? तो ऐसे में अड़ी में आज के सवाल है बिल्कुल सीधे, मंदिर से वक्फ बोर्ड की तुलना करना कितना वाजिब है? क्या वक्फ बोर्ड का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए और क्या वक्फ बोर्ड जानबूझकर कब्जा करता है? जो कई उदाहरण पूरे देश से आ रहे हैं, क्या उससे कब्जा करने की मानसिकता सामने नहीं आती है? हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं एआईएमआईएम के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी साहब। सीधे उनका रुख करते हैं। ओवैसी साहब, सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपने आज जो उदाहरण दिया है तिरुपति का और कहा है कि अगर तिरुपति से सारे गैर हिंदुओं को हटाया जा रहा है तो फिर वक्फ बोर्ड में मुसलमान क्यों?
क्या इन दोनों की तुलना वाजिब है, क्योंकि एक पूजा स्थल है और दूसरा प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के लिए एक बोर्ड है? आपको अपना सवाल दोबारा कहना पड़ेगा। आपकी आवाज चले गई, वो सवाल दोबारा रिपीट करिए। ठीक है सर, दोबारा रिपीट करती हूं। आपने जो तुलना की है वक्फ बोर्ड की और तिरुपति की, एक पूजा स्थल है, दूसरा एक बोर्ड है लैंड मैनेजमेंट के लिए, कितना वाजिब है इन दोनों का कंपैरिजन करना? सबसे पहली बात तो यह है कि जो मैं सुन पा रहा हूं आपको, ये तुलना करना के वक्फ बोर्ड पूजा की जगह नहीं है। किसने कहा आपसे? वक्फ बोर्ड जो बनाया गया है आर्टिकल 26 जो कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा राइट है रिलीजियस डिनोमिनेशन को, उसके तहत बनाया गया है, जिसमें मस्जिद है। अब मस्जिद में क्या होता है? मस्जिद में इबादत होती है जिसको आप पूजा कहते हैं। दरगाह है जहां पर जिक्र, अल्लाह का जिक्र होता है, वो क्या है? पूजा है। और लोग ये समझने चाहिए कि वक्फ हमारे लिए एक इबादत की जगह है। इबादत से मतलब एक तो नमाज हो गया, कुरान पढ़ना, तो वक्फ करना भी इबादत है। चौथी बात यह है कि वक्फ की जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। ये एक झूठ बीजेपी आरएसएस पूरे देश में फैला रही है। ये हमारे बुजुर्गों की खून की गाड़ी कमाई, उन्होंने अल्लाह को उसका मालिक बनाकर उसको वक्फ कर दिया। अब आप बोल रहे हैं क्या वक्फ बोर्ड कोई रियल एस्टेट कंपनी है? मैडम, ये तो है ही नहीं, रियल एस्टेट कंपनी तो नहीं है। आर्टिकल 26 के तहत हमको राइट दिया गया रिलीजियस डिनोमिनेशन को। तो ये बोल देना कि अच्छा, क्या हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के प्रॉपर्टीज नहीं है? क्या टीटीडी के प्रॉपर्टीज नहीं है? क्या जितने हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के प्रॉपर्टीज जमीनात नहीं है? मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा के 11 हिंदू एंडोमेंट प्रॉपर्टीज को मिला लिया जाए तो 9.5 लाख एकड़ होते हैं मैडम। मैं अभी बिहार यूपी को नहीं मिलाया हूं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? तो ये बोलना बकवास है। ये एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, उसका मैनेजमेंट का तरीका है। तो 95 का एक्ट है, और जब 95 का एक्ट पास हुआ 95 में और 2013 अमेंडमेंट से, तो बीजेपी ने उसको सपोर्ट किया था। तो इसको आप क्यों मिला रहे हैं? रियल एस्टेट कंपनी हो गया। अरे भाई, हर जगह इबादत होती है। ठीक है, मंदिर में पूजा होती है, वक्फ की प्रॉपर्टीज में इबादत होती है, ठीक है। आपने 2 मुद्दे उठाए हैं। पहले जो तिरुपति वाला मामला है उसको साफ कर लें। आप कह रहे हैं कि तिरुपति में गैर हिंदू नहीं अलाउड हैं, इसीलिए वक्फ बोर्ड में नहीं अलाउ होना चाहिए। पर जैसे फैक्ट्स हैं इस वक्त, तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में 44 गैर हिंदू एम्प्लॉइज हैं। 2018 में 44 ऐसे लोग थे जिनको नोटिस जरूर दिया गया था, पर उसके बाद हैदराबाद हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी। यानी कि गैर हिंदू काम करते हैं तिरुमला में। तो आपके लॉजिक से फिर वक्फ बोर्ड में भी उनको शामिल करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए? सुनिए, क्या वक्फ बोर्ड में, सुनिए मैडम, सुनिए, वक्फ बोर्ड में दिल्ली एक टेनेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, 90% तो हिंदू लोग हैं टेनेंट। और और आंध्र प्रदेश में जो तिरुमला तिरुपति का बोर्ड बनता है, मैं आपको बोल रहा हूं सेक्शन 96 सबसेक्शन 2 पढ़ लीजिए। मैं अंग्रेजी में पढ़ के सुनाता हूं। द पर्सन्स अपॉइंटेड एज मेंबर्स अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी पर्सन प्रोफेसिंग हिंदू रिलीजन। तो ये आप, जब आपके ट्रस्टीज और आपके बोर्ड सिवाय हिंदू के कोई नहीं हो सकते, मौजूदा चेयरमैन ये कह रहे हैं कि एम्प्लॉइज भी हिंदू होने चाहिए। मेरा बोलना यह है कि स्टेट वक्फ बोर्ड में, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में, जहां पर पूरे मुसलमान होते हैं, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में एक्स ऑफिशियो यूनियन मिनिस्टर होता है, आप वहां पर नॉन मुस्लिम को क्यों ला रहे हैं? पर वो तो उनका प्रपोजल है, वो माना नहीं गया है। 44 गैर हिंदू काम करते हैं ना एम्प्लॉइज के तौर पर तिरुपति में, और सालों से करते आए हैं। उनका 1990 में एम्प्लॉयमेंट रिक्रूटमेंट हुआ था, जितना मुझे याद है। मैं तो आपको बता रहा हूं ना कि ऑन पैरिटी ये कह रहा हूं। आप एम्प्लॉइज को छोड़ दीजिए। जब एम्प्लॉइज ही नहीं रहना, मैं एम्प्लॉइज भी हिंदू रहना चाहिए, जब चेयरमैन साहब कह रहे हैं, और वो उनको अपॉइंट किया वहां के मुख्यमंत्री ने, अब वो प्रपोजल एक्सेप्ट होता नहीं होता। मैं ये पूछ रहा हूं कि टीटीडी के बोर्ड मेंबर्स, जो 24 बोर्ड मेंबर है, जिसमें एक रिटायर्ड जज साहब भी हैं, वो पूरे के पूरे हिंदू हैं। काशी विश्वनाथ में पूरे हिंदू हैं।
ओडिशा में पूरे हिंदू हैं एंडोमेंट बोर्ड में, तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु। अच्छा, ये जो बीजेपी के हमारे सिख भाई हैं, एसजीपीसी में कोई नॉन सिख मेंबर हो सकता है? एसजीपीसी में कोई बगैर पगड़ी वाला हो सकता है क्या? बताइए, उनको पूछिए उनको। हम ये कह रहे कि ऑन पैरिटी। अच्छा, आप ये बताइए कि टीटीडी में लड्डू बनते हैं, आपको मालूम मैडम? लड्डू कौन बनाता है? लड्डू वही ब्राह्मण बनाता है जो वैष्णवी ब्राह्मण होगा। आपके प्रसाद में भी आप कह रहे हैं कि वैष्णवी ब्राह्मण बनाएगा। पर सर, प्रसाद का बनाना और मैनेजमेंट करना जायदादों का, ये तो दो बहुत अलग अलग चीजें हो गई है ना। ना 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 ना, देखिए, आपको समझना पड़ेगा 1995 एक्ट को। रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस, रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस है, दोनों में रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस है। आप क्या कर रहे हैं कि मेरे वक्फ बोर्ड से रिलीजन को निकाल दे रहे हैं, उसको रियल एस्टेट कंपनी बना रहे हैं। पर वही तो बन गई है, सैद्धांतिक तौर पर उसको होना नहीं चाहिए, नहीं बनी है, पर अब वो बन ऐसी गई है। नहीं बनी है, बिल्कुल नहीं बनी है सर। सबसे ज्यादा ये झूठा प्रोपेगेंडा बीजेपी आरएसएस का है। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के कई केसेस दिखाता हूं जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा सर, अभी जो वक्फ ट्राइब्यूनल है उसके सामने कितनी कंप्लेंट्स रजिस्टर्ड है? कुछ तो गलत हो ही रहा होगा। भाजपा सरकार के आने से पहले ट्राइब्यूनल के सामने जो कंप्लेंट्स गई हैं, अभी कितनी कंप्लेंट्स लंबित हैं ट्राइब्यूनल्स के सामने? 40,951 केसेस पेंडिंग है ट्राइब्यूनल्स के सामने, जिसमें से 9,942 मुसलमानों ने कंप्लेंट की है, जो कि रफली 25% है। यानी कि अगर वक्फ बोर्ड की जो वर्किंग है उससे प्रभावित मुसलमान ही होते हैं। अब आप ये तो नहीं कहेंगे कि मुसलमान बीजेपी का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मुसलमान गए हैं ट्राइब्यूनल के सामने और कह रहे हैं कि भाई वक्फ बोर्ड ने कब्जा लिया हमारी जमीन को। सुनिए, हाई कोर्ट, मैडम सुन लीजिए, हाई कोर्ट सुन तो लीजिए, अब आप बोलने की इजाजत दीजिए ना, यही तो परेशानी है। आप बोल लीजिए, मैं सुनता हूं। मैं डिले आई थिंक आपको आ रहा है, मैं तो चुप हो गई, मेरे को चुप हुए 20 सेकंड हो गए। मैडम देखिए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ट्रायल कोर्ट में केसेस पेंडिंग है। बंद कर दीजिए ना सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को। फिर 32 वक्फ बोर्ड्स में ट्राइब्यूनल जगह है, वहां पर आप 40,000 केसेस बोल रहे हैं। और ट्राइब्यूनल में जज कौन बनाता है? मैं बनाता हूं, आप बनाते नहीं। ट्राइब्यूनल का डिस्ट्रिक्ट जज उस स्टेट का चीफ जस्टिस बनाता है। चीफ जस्टिस के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में वो होता है। पूरे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में लीगल केसेस पेंडिंग है, तो सबको बंद कर देंगे क्या आप? नहीं सर, वो मैं बात नहीं कर रही। मुसलमान जा रहा है, मुसलमान जा रहा है, जाना चाहिए। मुसलमान जा रहा है, जाना चाहिए ना ट्राइब्यूनल। आपने जो कहा था कि क्या वक्फ बोर्ड रियल एस्टेट कंपनी बन गया है, अब बन चुका है, और इसीलिए लोग जाकर के वक्फ बोर्ड के खिलाफ, आप झूठ बोल रहे हैं। लोग जो कंप्लेंट कर रहे हैं वो वक्फ बोर्ड के कामकाज के खिलाफ ही कर रहे हैं ना। आप झूठ बोल रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं क्यों झूठ बोल रहे हैं। मैं बताता हूं। ट्राइब्यूनल के सामने कंप्लेंट गई है वो क्या है, मैं आपको पढ़ करके एक एक करके एग्जाम्पल दे सकती हूँ। झूठ बोल रहे हैं बिल्कुल। मैं आपको बता रहा हूं, आप कौन से एग्जांपल दे रहे हैं बता रहा हूं मैं आपको। आप कौन सा एग्जांपल दे रहे हैं बताता हूं मैं आपको। आप एग्जांपल दे रहे हैं तमिलनाडु का, हाँ, आप एग्जांपल दे रहे हैं कर्नाटका का। मैडम 5.5 लाख एकड़ में आप 10 से बढ़कर एग्जांपल्स नहीं दे सकते, बोल रहा हूं मैं आपको। नहीं, पर सर कर्नाटका का तो कुछ आपने, क्योंकि कर्नाटका का जिक्र किया, कर्नाटका में जो वक्फ का कामकाज था उसमें कुछ तो प्रॉब्लम रही होगी ना, कि आज चीफ मिनिस्टर ने कहा है किसानों को जो नोटिस दिए गए हैं उनको आप रद्द कर दीजिए। अगर सब कुछ बाय द बुक था तो वो नोटिस रद्द क्यों किए गए हैं? कुछ तो गड़बड़ है वहां पे। अब 50 साल पहले वहां पर वक्फ के रिकॉर्ड्स में, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में वो वक्फ है, तो आपको इस सवाल का जवाब पूछने के लिए वहां के जो मंत्री हैं जमीर अहमद साहब को बुला लीजिए, अब वो बता पाएंगे। मगर आप जो एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, सिर्फ 10-12 दे रहे हैं। 5.5 लाख एकड़ में आप सिर्फ 12 एग्जाम्पल दे रहे हैं। वक्फ बोर्ड मुसलमानों का एक रिलीजियस फंक्शन अदा करता है। अब बताइए, इमाम 5.5 एकड़ नहीं है जो अभी का डेटा है, उसके हिसाब से कौन होगा, उसके हिसाब से वक्फ बोर्ड क्या मतलब क्या है? सर, वक्फ बोर्ड के कंट्रोल में 8.7 लाख प्रॉपर्टीज हैं हमारे देश में, और कुल मिलाकर के 9.4 लाख एकड़ पे उनका कब्जा है।
सिर्फ 15 एकड़ 20 एकड़ नहीं है, 9.4 लाख एकड़ जमीन इस वक्त वक्फ के पास है। और ठीक है, लोगों ने अपनी मर्जी से वक्फ को दिया है, वो एक बात है, पर कंप्लेंट्स ये हैं कि लोगों की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, मंदिरों पे कब्जा किया जा रहा है, खेतों पे कब्जा किया जा रहा है, यहां तक कि मुसलमानों की जमीन पर भी कब्जा किया जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, 9000 कंप्लेंट्स तो मुसलमानों ने की है कि हमारी जमीन वक्फ ने ले ली। तो ये तो रियल एस्टेट ही बन गया ना, रियल एस्टेट कंपनी। मैडम आप देखिए, आप पहले तो आपकी आवाज कट रही है, पहले तो आपकी आवाज कट कट के आ रही है। अब मैं उस पर क्या बोल सकता हूं? आप 9.5 लाख एकड़ कह रहे हैं। मैं आपसे पहले कह चुका हूं कि आप देख लीजिए, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्रा, ओडिशा के 11 एंडोमेंट को मिलाए तो 9 लाख एकड़ है। आप जितने भी एग्जाम्पल दे रहे हैं, सिर्फ 12 से 13 से बढ़ के एग्जाम्पल नहीं दे पा रहे हैं। आप बार बार कह रहे हैं कि ट्राइब्यूनल में केस जाएगा। ट्राइब्यूनल किस लिए बनाया गया है? हलवाई की दुकान है ट्राइब्यूनल के, वहां पर मिठाई बांटी जाए फातिया करके। जिस किसी को प्रॉब्लम होगा जाएगा ट्राइब्यूनल को। आर्टिकल 23 के तहत ट्राइब्यूनल बनाया गया है, तो ट्राइब्यूनल के पास नहीं जाएगा तो क्या होगा? ट्राइब्यूनल बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में लाखों केसेस पेंडिंग है। आप वहां पर बोलते हैं कि बंद कर दो उसको। रियल एस्टेट कंपनी कैसे बन गई वक्फ बोर्ड? वक्फ बोर्ड, आपको आर्टिकल 26 पढ़िए, 95 का एक्ट पढ़िए, 54 का एक्ट पढ़िए। इट इज ए प्योरली रिलीजियस बॉडी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टीज, जिसका मालिक अल्लाह है। आप ऐसा बिल ला रहे हैं कि वक्फ को ही खत्म करना चाह रहे हैं। अच्छा, करप्शन की बात आप करते हैं। नरेंद्र मोदी इस प्रपोज बिल में क्या कर रहे हैं? अगर कोई वक्फ की प्रॉपर्टी को इलीगल तरीके से बेचता है या उसको एलिनेट करता है, 95 के एक्ट में 2 years रिगरस इंप्रिजनमेंट है, नॉन बेलेबल है। नरेंद्र मोदी बोल रहे बेटा फिक्र मत करो, वो बेलेबल है, 6 महीने की सजा काट लो। कौन कर रहा है बताइए? आप कलेक्टर को पावर दे रहे हैं। कलेक्टर, सुप्रीम कोर्ट के एक नहीं कई जजमेंट जो कहते हैं कलेक्टर कैन नॉट बेस्टो टाइटल, आप कलेक्टर को पावर दे रहे हैं। सर्वे कमिश्नर, अच्छा ये जो वक्त कैसे आता है? सर्वे कमिश्नर कौन अपॉइंट करता है? कलेक्टर से सीनियर होता है, वो सर्वे करता है। स्टेट गवर्नमेंट गजट इशू करती है, मैं इशू करता हूं उसको। आप लोग समझना नहीं चाह रहे हैं। आपकी आंखों पर जब तक पर्दा रहेगा मुसलमानों से नफरत का, आप कहेंगे 9 लाख एकड़ वक्फ बोर्ड कब्जा करा है। कब्जे में नहीं है मैडम, उनके पास है। 9.4 लाख एकड़ उनके पास है, और उसमें से काफी कुछ कंटेस्टेड है। कैसे आया बताइए? कुछ लोगों ने अपना विल किया, कुछ उन्होंने ले लिया। नहीं, आप गलत कह रहे हैं। सर्वे कमिश्नर मैडम सुन तो लीजिए ना। सर्वे कमिश्नर सर्वे करता है। सर्वे आप अपॉइंट करते हैं, मैं अपॉइंट करता हूं सर्वे कमिश्नर को। सीनियर आईएएस ऑफिसर गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। 9.5 लाख एकड़ है तो सर्वे हुआ होगा ना, उसका गजट हुआ होगा ना, जिसको चीफ सेक्रेटरी ने इशू किया है। आप ये क्यों नहीं बोलते कि दिल्ली में 123 प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। सच्चर कमेटी ने 2007 में कहा उसकी लागत 6000 करोड़ रुपए, आप देना नहीं चाहते प्रॉपर्टीज को। 172 एएसआई के मॉन्यूमेंट सच्चर कमेटी ने कहा आर इन द इलीगल पोजेशन ऑफ एएसआई, आप उसको वापस नहीं देना चाहते। आप बात कर रहे केसेस है, अरे कहां केसेस, कहां पर नहीं है? ट्राइब्यूनल तो केसेस डिसाइड करेगा ना। पर आप मानते हैं कि वक्फ का जो अभी कामकाज है, जो काम करने का तरीका है, उसमें रिफॉर्म की जरूरत है या नहीं है? या आपको लगता है कि सब कुछ सुचारू ढंग से चल रहा है? रिफॉर्म के नाम पर मुसलमानों से उनकी प्रॉपर्टी खत्म नहीं कर सकते। कैसे? रिफॉर्म के नाम पर आप वक्फ बोर्ड को खत्म करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी। आप रिफॉर्म के नाम पर मुसलमानों से, सुन तो लीजिए, रिफॉर्म आप उस बिल में प्रोविजन है। प्रोविजन क्या है कि अगर आप जाकर कंप्लेन कर देंगी, आप स्टेक होल्डर भी नहीं है कि कलेक्टर को कंप्लेन करेंगे, वक्फ नहीं है तो कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर करेगा, और जैसे इंक्वायरी ऑर्डर करेगा वक्फ प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है कलेक्टर का कब इंक्वायरी खत्म होगी। सर, आप वो इंक्वायरी ऑर्डर कर रहे हैं, मैं किसी और चीज का जिक्र कर रही थी। मैं आपसे पूछ रही हूं, आज एक सबसे बड़ा इल्जाम जो वक्फ बोर्ड के ऊपर लग रहा है कि आप अपने मन मुताबिक, अपनी मन मर्जी से किसी भी चीज पे उंगली रख लेते हैं, वो वक्फ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो जाती है और आप उस पर इसके नतीजन कब्जा कर लेते हैं। क्या आप मानते हैं ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। मुसलमान लोगों ने जाकर के रिप्रेजेंटेशन दिया है मिनिस्ट्री के सामने, जहां मुसलमानों ने बोला ऐसा हो रहा है, मेरी जमीन सुन तो लीजिए मैडम, ऐसा नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूं कैसे नहीं हो रहा है। अगर मैं पार्लियामेंट में कभी कभी नमाज पढ़ लेता हूं, टाइम खत्म हो रहा है तो क्या वो पार्लियामेंट मेरा हो जाएगा?
मैडम मैं उसका मालिक हूं, तभी तो मैं अल्लाह के नाम पे दे पाऊंगा। ये बीजेपी आरएसएस का प्रोपेगेंडा है। नहीं सर, कोई जिन खेत लोगों में ने जाके नमाज मर्जी पढ़ से लिया, दिया है वो तो कोई अलग खेत- है, पर जो वक्त सुनिए। प्रॉपर्टी डिक्लेयर करके कब्जा की गई है, सवाल उस पर उठाया नो। जा रहा है। आज तो ऐसे लोग हैं जो कि कह रहे हैं कि मुकेश अंबानी का जो घर है मुंबई में वो भी वक्फ की प्रॉपर्टी है। कोई कह रहा है कि बद्रीनाथ का जो मंदिर है वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। क्या आपको सच में लगता है कि ये सब वाजिब है जो लोग अभी डिमांड कर रहे हैं? आप जिस आदमी का भी नाम लिए, क्या सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं चल रहा है? आप जिस आदमी का भी नाम लिए, क्या वो आगा खानी वक्फ का यतीम खाना नहीं था जिसको 21 करोड़ में खर्चा गया? क्या जिस आप आदमी का भी नाम लिए, क्या तो आप कह सीओ रहे ने हैं लिख वक्फ कर नहीं प्रॉपर्टी है दिया था? कि एंटिलिया वक्फ सुनिए प्रॉपर्टी सुनिए है? तो सुन तो लीजिए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ महाराष्ट्र लिख कर दिया, उसने लिख कर क्या दिया कि वह प्रॉपर्टी है। सीओ को कौन अपॉइंट करता? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। अंडर सेक्शन 26 सीओ को राइट है कि वो वक्फ बोर्ड के डिसीजन को गलत है तो गवर्नमेंट को इत्तला करे। जिस आदमी का आप नाम ले रहे हैं, जिसने अपना आलीशान घर बना लिया है, वो यतीम खाने पर बनाया गया है। वो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है अभी भी। तो आप भी कह रहे हैं आप वो बताइए वक्फ उसको क्या प्रॉपर्टी है, करेंगे आप? कि वो वक्फ की जमीन है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। सीओ की रिपोर्ट है। मैं आपको चैलेंज कर लगता रहा है कि हूं। बद्रीनाथ में जो मंदिर है वो भी वक्फ प्रॉपर्टी है? बद्रीनाथ के बारे में मुझे नहीं मालूम, मगर आप जिस आदमी का आपने नाम लिया वो तो वक्फ प्रॉपर्टी है। जो वो तो वक्फ प्रॉपर्टी है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मॉन्यूमेंट्स है कर्नाटका में, क्या वो सारे वक्फ प्रॉपर्टी है? सुन तो अब आप समझिए। एएसआई का सेक्शन 16 पढ़िए, एएसआई का सेक्शन 20 पढ़िए। वक्फ प्रॉपर्टी है, उसका रिनोवेशन, उसमें कोई चेंज नहीं लाना, वो एएसआई के एसएमआर एक्ट के तहत होता है। मगर सेक्शन 16 ये कहता है कि यू कैन नॉट चेंज द नेचर ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस इन एएसआई मॉन्यूमेंट। और एएसआई का एक्ट कब आया मैडम? ये जो वक्फ हुआ है वो 300 साल पुराना, 400 साल पुराना, जब पब्लिक लॉ नाम की चीज नहीं थी। पब्लिक लॉ कब बना? पब्लिक लॉ तो संविधान बनने के बाद बना, या फिर अंग्रेजों ने बनाया। आप 400 साल पहले बोलेंगे कि भाई आप चार मीनार का रजिस्टर्ड डीड लाइए, मक्का मस्जिद का रजिस्टर्ड डीड लाइए, दिल्ली की जामा मस्जिद का रजिस्टर्ड डीड लाइए, कहां से लाएंगे? क्या जब पब्लिक लॉ था? पब्लिक लॉ नहीं था, वक्फ बाय यूजर था। और आज आप कह रहे हैं कि नहीं आप रजिस्टर्ड डीड लाइए। तो मतलब अगर आप कागज इसका नहीं दिखाएंगे तब तो किसी भी चीज पर आप अपना हक बता सकते हैं कि मेरे पास कागज नहीं है, बट मुझे लगता है कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। नहीं, ऐसा नहीं है। एएसआई के पास, एएसआई के ताल्लुक से सच्चर कमेटी ने कहा कि 172 प्रॉपर्टीज आर इन द इलीगल पोजीशन ऑफ एएसआई। इलीगल सच्चर कमेटी ने कहा, और ये सरकार ये बिल ला रही है कि सच्चर कमेटी ने कहा। अरे सच्चर कमेटी ने तो ये भी कहा था, इसका बता दी। अब पब्लिक लॉ जब नहीं था तो पब्लिक लॉ को आप बोल रहे रजिस्टर्ड डीड लेकर आओ। आज आप कहेंगे चार मक्का मस्जिद हैदराबाद में 400 साल पुरानी है, आप डीड लाओ। डीड कहां से लाएंगे? ठीक है, वैसे आपने सच्चर कमेटी का क्योंकि जिक्र किया था, सच्चर कमेटी ने खुद भी यही कहा था कि जो मुतव्वली हैं उनको जिस तरीके से वो काम करते हैं उसको रेगुलेट करने की जरूरत है, जो रिकॉर्ड्स हैं उनको मैनेज करने की जरूरत है, नॉन मुस्लिम टेक्निकल एक्सपर्टीज को जोड़ना चाहिए वक्फ के कामकाज में। ये सब भी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में ही रखा गया है कि नॉन मुस्लिम टेक्निकल एक्सपर्टीज शामिल होना चाहिए। तो ये मुस्लिम गैर मुस्लिम की बात तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में ही सेटल कर दी गई थी। क्या? अच्छा, मैं चैलेंज कर रहा हूं कि क्या सच्चर कमेटी ने कहा था कि नॉन मुस्लिम को बोर्ड का मेंबर बनाया जाए? उन्होंने कहा एक्सपर्टीज सच्चर कमेटी ने कहा नॉन मुस्लिम एक्सपर्टीज। तो सुनिए मैडम, एक्सपर्टीज का मतलब यह कि कंसल्टेंट्स, यूज देम एज कंसल्टेंट्स। ठीक। क्या सच्चर कमेटी ने कहा था कि वक्फ बोर्ड का मेंबर बनाओ? क्या सच्चर कमेटी ने यह नहीं कहा था कि जो सीईओ होगा उसको उर्दू आनी चाहिए, मुस्लिम रिलीजियस लॉ मालूम होना चाहिए? आप एक काम करिए, आप ये सेंट्रल वक्फ काउंसिल के वक्फ बोर्ड के एम्प्लॉइज को बुलाइए। कितने लोग उर्दू पढ़ पाएंगे? कितने लोगों को मुस्लिम रिलीजियस अफेयर्स के बारे में मालूम? सच्चर कमेटी ने 5 साल ये कहा था कि मुसलमान जो 5 साल का रहेगा, ये कहां से आया कानून? ये 5 साल रहेगा? अरे 5 मिनट अगर कोई मुसलमान रहेगा काफी है। आप हिंदुओं को वक्फ करना नहीं दे रहे, मगर हिंदुओं को आप मेंबर बनाना चाह रहे हैं। नरेंद्र मोदी का एक ही कोशिश है, एक बाबरी मस्जिद छीन लिए, अब आप हजारों मस्जिदों को छीनना चाह रहे हैं, दरगाहों को छीनना चाह रहे हैं। ये इनका असली एजेंडा, और देश में भ्रम फैलाया गया। देखो मोदी जी ने मुसलमानों से 8 लाख एकड़ जमीन ले ली।
ठीक है, रिफॉर्म की बात हर कोई करता है, टेक्निकल एक्सपर्टीज की भी बात करता है। अब उसको किस तरीके से शामिल किया जाना चाहिए, या मुसलमानों का हक और उनकी जमीन छीनने का पूरा मुद्दा है, ये फैसला तो हमारे देश की संसद ही करेगी। उसकी कमेटी अब इस पूरे वक्फ एक्ट को भी देख रही है। असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमसे बात करने के लिए आपका भी बहुत एक आखिरी बात आपसे कहना चाहूँ, आखिरी बात आपसे कहूँ मैडम, आखिरी बात आपसे कहना चाहूंगा मैं। मेरी आपसे आप जो नोट्स पढ़ रहे हैं ना, उसको देख लीजिए। वो नोट्स हमारे स्टैंडिंग कमेटी के, कैसा ना हो जाए कि कोई पार्लियामेंट्री प्रिविलेज मोशन आपके खिलाफ पड़ जाए। नहीं सर, मैं स्टैंडिंग कमेटी के नोट्स नहीं पढ़ रही हूँ, मैं अपने रिसर्च के आप देख लीजिए, मैं देखकर बोल रहा हूँ, देख लीजिए, आप देख लीजिए। मैं बिल्कुल सर्टन हूँ कि मैं अपनी खुद के रिसर्च के नोट्स पढ़ रही हूँ। और आप तो उस कमेटी में सर, आप सबसे पहले प्रिविलेज कर सकते हैं, तो मैं कभी ये नहीं, मैं तो देख चुका हूँ, देख के बोल रहा हूँ आपको। मैं पढ़ता हूँ ना, तो याद आ गया मुझे। उस कागज को देख रहा हूँ, ये मेरे अपने नोट्स, मैं यहाँ से देख रहा हूँ उस कागज को, कह रहा हूँ आपसे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद असदुद्दीन ओवैसी साहब, आपने वहां से एकदम पूरी जांच कर ली कि कौन से नोट्स मेरे पास है। हमारे साथ अब जुड़ गई है शाजिया इल्मी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की। कांग्रेस पार्टी से अजय उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदिल हसन AIMIM के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं, और श्रीराज नायर, प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद के। शाजिया इल्मी, बहुत लंबी बात की हमने असदुद्दीन ओवैसी साहब से। उन्होंने तो साफ कह दिया है कि ये सब कमेटी सब बहाना है। एक तो आप हिंदुओं को घुसा देंगे वक्फ बोर्ड में, और फिर तिरुपति में कहेंगे कि गैर हिंदू नहीं पूजा कर सकते। क्यों ये दोगलापन, क्यों? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी ऐसी बातें ओवैसी जी ने कही हैं, काश में रुक जाते तो मैं उनसे पूछती। अगर सर्वे कमिश्नर को हटाकर कलेक्टर को बनाया गया है तो इसमें क्या हर्ज है? कलेक्टर ऑफिसर ऑफ लॉ नहीं होता? क्या हमारा देश शरिया से चलता है? ये ओवैसी जी भी जानते हैं कि वो रूल ऑफ लॉ से चलता है। तो अगर कलेक्टर हर एक चीज के, हर एक जमीन में जब देखता है और उसमें बाकायदा ऑफिशियल ऑफिसर की तरह, मतलब ऑफिसर ऑफ लॉ की तरह जांच पड़ताल करता है, तो उसमें क्यों उनको इतनी तकलीफ है? क्या आप जानती हैं कि महाराष्ट्र और गुजरात वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज में सर्वे कमिश्नर ने कुछ काम ही नहीं किया है? सर्वे कमिश्नर का काम है कि वो बाकायदा सर्वे कर मेजर कर पूरी तरह से रिकमेंडेशंस पेश करता और कहता ये जमीन कम है, ज्यादा है, इसमें गलती है, ये नोटिफाइड नहीं है, ये रजिस्टर्ड नहीं है, ये डिस्प्यूटेड है। आज तक कभी ऐसा हुआ? तो वो सर्वे कमिश्नर के लिए बड़ा बोल रहे हैं, लेकिन उनको बड़ी तकलीफ हो रही है कलेक्टर से। दूसरी जरूरी बात, जो राजेंद्र सचर कमेटी रिपोर्ट नहीं, पहले आपको हिंदू मंदिर की और वक्फ बोर्ड की बात कीजिए। उनका सवाल एकदम सीधा है कि जो तिरुपति देवस्थानम है, वो लोग कह रहे हैं कि गैर हिंदुओं को बाहर कर दीजिए, पर वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को डाल दीजिए। क्यों? पद्मजा जी, मैं उसी की बात नहीं, वक्फ बोर्ड में कई चीजें हैं कि जो 11 मेंबर्स हैं उसमें 2 महिलाएं हों, और जो हों उसमें शिया भी शामिल हों, आगा खानी या बोरी भी शामिल हों, क्योंकि उनके भी वक्फ हैं। आप सिर्फ और सिर्फ एक तबके की तरफ या एक फिरके की तरफ आप बायस नहीं हो सकते, उसमें टेक्निकल एक्सपर्टीज की भी तरफ हो। अगर ओवैसी जी भी अगर सीए को रखेंगे तो वो सीए को देख रखेंगे कि वो मुस्लिम है कि हिंदू है। ठीक है, जो ट्रिब्यूनल अभी बना है वो भी कह रहे थे ना, ट्रिब्यूनल में क्यों नहीं जाता मामला? देखिए, सिर्फ ऐसे ही एक खास तौर से प्रावधान सिर्फ और सिर्फ वक्फ बोर्ड वालों को दिया गया है कि ट्रिब्यूनल का जो फैसला है वो आखिरी फैसला होगा। आप हाई कोर्ट में जाकर चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप कह रहे हैं सिर्फ टेक्निकल एक्सपर्टीज के लिए रखा गया है, कि कोई हिंदू मुस्लिम देख करके नहीं रखा गया है। आदिल हसन, नहीं, मुझे बताने दीजिए आप। एक एक करके मुद्दे को एड्रेस करते हैं। शाजिया जी, एक एक करके मुद्दे को एड्रेस करते हैं। अभी तिरुपति बनाम वक्फ बोर्ड की बात हो रही है, तो ये साफ किया है शाजिया इल्मी ने कि ये सिर्फ टेक्निकल एक्सपर्टीज की बात है और डाइवर्सिटी की बात है, रिफॉर्म की बात है। आदिल हसन, मैम, शाजिया इल्मी मोहतरमा को जानकारी थोड़ा अभाव है। जब बार बार ये बात कहा जाए, जब आपका 4 धाम श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हो या बोध गया का ट्रस्ट हो, उसमें बोध गया ट्रस्ट में कोई मुस्लिम कलेक्टर हो वो भी मेंबर नहीं रह सकता। अगर गया का कलेक्टर है वो भी नहीं रह सकता है। SGPC में कोई नॉन सरदार नहीं रह सकता है, नॉन सिख मुसलमान नहीं रह सकता। आपके 4 धाम में नहीं रह सकता है। आपके तिरुपति का जो TDP उसमें नहीं रह सकता है। तो आप जबरदस्ती वक्फ पर क्यों थोपना चाहते हैं? और मैडम ने कहा 2 महिला, अरे भाई साहब, वक्फ बोर्ड के नियम में 2 महिला है, पहले से 2 महिला का मिनिमम है, इन्होंने मैक्सिमम किया है। हमने मिनिमम आप बता दीजिए कितने स्टेट बोर्ड है जिसमें 2 महिलाएं? बता दीजिए, आप लिस्ट बता दीजिए कौन से वक्फ बोर्ड है, अभी चेक कर लीजिए। मेरे पास जितने भी स्टेट बोर्ड हैं, स्टेट नहीं, आप झूठ ना बोलिए, झूठ ना बोलिए।
आप झूठ बोल रही है चैनल पर। रजिया सुल्ताना अच्छा, अगर हम कह रहे हैं राज्यसभा अगर की तो मेंबर ऑलरेडी है। है, एक-एक और करके। अगर हम कह रहे हैं शायद जी एक-एक करके उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। मैंडेटरी हो तो उसमें क्या तकलीफ है आपको? हम तो वही कह रहे हैं जो ऑलरेडी आप कह रहे हो। नहीं, आप फंस गए आदिल जी। एक सेकंड शाहजा जी, इनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। एक-एक करके शाहजा जी, एक-एक करके प्लीज उनको 30 सेकंड बात पूरी करने दीजिए ताकि हर कोई अपनी अपनी बात कह सके। हाँ आदिल हसन। मजा मैं इनको बतला दे, बिहार में वक्फ बोर्ड में जदयू की मेंबर रजिया सुल्ताना राज्यसभा मेंबर है और एक जहरा करके मेंबर है, वो दोनों जदयू से जुड़ी है, महिला मेंबर है। फौजिया रहमान राज्यसभा मेंबर है, वो एनसीपी से जुड़ी है, वो महाराष्ट्र में मेंबर थी। तेलंगाना में भी महिला मेंबर। ये झूठ बोल रही है कि महिला मेंबर नहीं हो सकती है, इनको जानकारी नहीं। जदयू की आप फिर झूठ बोल रहे हैं भाई साहब। मैंने कहा कि ये मैंडेटरी तौर पर रिसर्च टीम को बोलिए चेक कर लें। नहीं, आप दोनों अलग अलग चीजें कह रहे हैं। वो कह रही हैं कि अब इसको कानून का हिस्सा बना दिया जाएगा कि महिलाओं को रखना ही होगा। अभी आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है, आप रखे ना रखे ना रखे। इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड, इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड। कुछ जगहों में है, बहुत सी जगहों में नहीं है। कुछ राज्यों में हो सकता है, बहुत से राज्यों में नहीं है। मैम सुनिए, उसमें इलेक्शन होता है, उसमें एमपी का, एमएलए का और जो वक्फ बोर्ड का मुतवल्ली होता है और बार काउंसिल का जो मेंबर होता है, मैम उस कैटेगरी में इलेक्शन होता है और सरकार गवर्नमेंट इस स्टेट की नॉमिनेट करती है, जिसके बाद जो मुतवल्ली होते हैं उसके कोटा से एक आएगा, एक इंटेलेक्चुअल कोटा से आते हैं, एक एमपी कोटा से आते हैं, एक एमएलए कोटा से आते हैं। ये सिस्टम बना है मैम, कोई ये फोर्स नहीं है कि पहले से महिला रहती है। ये आरएसएस का मेरे पास दो भाई साहब, आपने बोल लिया, आपने मुझसे ज्यादा बोला। आदिल भाई, आपने मुझसे ज्यादा बोला। सबसे पहले तो मैं आदिल भाई से कहूंगी, आदिल भाई अस्सलाम वालेकुम, मेरी बात को सुन लीजिए आप प्लीज, खुदा के वास्ते। सबसे पहले तो जो बार बार जो हवाला ओवैसी जी कह रहे थे, ये मुसलमानों की जादीद है और मुसलमानों की जो है संपत्ति है और ये अल्लाह के नाम पर है। सुन लीजिए, ऐसे बहुत सारे मुस्लिम देश हैं, चाहे वो इजिप्ट हो, आप इजिप्ट को मुस्लिम देश मानते हैं? नहीं मानते। सूडान को मानते हैं? नहीं मानते। लीबिया को मानते हैं? नहीं मानते। जॉर्डन को मानते हैं? नहीं मानते। सीरिया को मानते हैं? नहीं मानते। तो ये सारे मुसलमान देश हैं। टर्की में ऐसा कोई वक्फ बोर्ड का प्रावधान नहीं है। तो सबसे पहले जो आप बार बार कह रहे हैं कि बहुत ही जरूरी कोई चीज जो इस्लाम का बहुत ही एक जरूरी हिस्सा हो वो छीना जा रहा है, तो प्लीज इसे खुदा के वास्ते ऐसा ना बनाइए, क्योंकि ये सच नहीं है। बहुत सारे मुस्लिम देश ऐसे हैं जहाँ पे वक्फ नहीं है, ना ही इस तरह के कोई बोर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। तो खुदा के वास्ते सच बोलिए आप और गलत ना बोलिए। उससे बड़ी बात सुनिए, दूसरी बड़ी बात जिसका सवाल नहीं दिया ओवैसी जी ने, वो ये है कि इतना ज्यादा लैंड, और खुद मान भी रहे हैं कि इतना लैंड है। आप सोचिए 9.5 लाख एकड़ की हम लोग बात कर रहे हैं। आज तक ना आपने ना ओवैसी जी ने इसका जवाब दिया कि इतना ज्यादा लैंड के बावजूद क्यों मुसलमान सबसे ज्यादा गरीब है। ठीक है, नहीं, पर मुद्दा बार बार यही कहा जा रहा है कि आप जो बोर्ड बना रहे हैं, एक सेकंड में शिराज नायर को भी चर्चा में लाना चाहती हूँ मैं। ये जो कंपैरिजन किया जा रहा है, इसका जवाब क्या नहीं दे पा रही है सरकार? नहीं, चैरिटी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाए जा रहे हैं। आज का मुद्दा क्या है? मुसलमान भी परेशान है। ठीक है, आज का मुद्दा शिराज नायर बिल्कुल सीधा है कि अगर वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को जगह दी जा रही है तो फिर मंदिर के बोर्ड में गैर हिंदुओं को जगह क्यों नहीं? ये ओवैसी जी का लॉजिक है, बिल्कुल सीधा, दोगलापन नहीं होना चाहिए। देखिए ओवैसी जी बिल्कुल लॉजिक लेस बात कर रहे हैं। अभी यहाँ पर मदीना मस्जिद में हिंदू को इमाम बनाने की बात नहीं चल रही। मंदिर एक धार्मिक स्थल में है जहां पूजा अनुष्ठान होते हैं, इसीलिए वहां पर हिंदू का होना बिल्कुल अनिवार्य है। वहां पर वक्फ बोर्ड जो है एक मैनेजमेंट की प्रक्रिया है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया है, वहां पर धर्म नहीं आता है। और दूसरा सबसे बड़ा इशू जो है, ये वक्फ बोर्ड को हमको ये मानते हैं इसको इमीडिएटली स्क्रैप करना चाहिए, नहीं तो ये देश के लिए बड़ा खतरा हो जाएगा आने वाले समय में। ये कांग्रेस ने जितना, मुगलों ने, ब्रिटिश, पोर्चुगीज और फ्रेंच ने जितना नुकसान नहीं किया, उतना कांग्रेस ने गत 60 साल में नुकसान किया इस देश का, वक्फ बोर्ड को इस तरह से खुली छोड़ दे करके। इस्लाम इस पृथ्वी पर 1400 साल पहले आया, 2000 साल पुराने मंदिर को क्लेम कर रहे हैं। केरल में कई पीढ़ियों से ईसाई बसे हैं, वहां के गांव क्लेम कर रहे हैं। मुकेश अंबानी साहब का घर क्लेम कर रहे हैं, वहां बदरुद्दीन अजमल पार्लियामेंट और एयरपोर्ट क्लेम कर रहे हैं। तो ये एक मजाक बन चुका है। वक्फ बोर्ड को स्क्रैप करना चाहिए और सारी प्रॉपर्टीज को नेशनलाइज करना चाहिए।
नहीं तो आने वाले समय में ये बड़ा खतरा हो जाएगा। क्या एक वक्फ मजाक बोर्ड भी से बन खतरा चुका है? अजय तो उपाध्याय हमारी तो जी। ये मांग है इमीडिएटली स्क्रैप और ये करके। तो आपने अपने राज्य में देखा है, कर्नाटक में देखा आपने क्या हुआ, किसानों की जमीन छिन गई, कुछ मंदिरों के ऊपर कब्जा हो गया, कुछ मंदिरों पे दावा हो गया। अब तो ईसाई समुदाय के लोग भी कह रहे हैं केरला में कि हमारी जमीन भी वक्फ ने ले ली। तो ये सिर्फ हिंदुओं का या मुसलमानों का मामला नहीं है, ईसाई भी यही कह रहे हैं। देखिए, सच पूछिए तो न हिंदुओं का मामला है, न मुस्लिमों का, न ईसाइयों का। ये मामला कुछ सियासी दानों का मामला है। और सच तो यही है कि ये विवाद खड़ा और हंगामा खड़ा करना चाहते हैं ये मिलजुल करके। ये दोनों एक दूसरे के ए बी और बी टीम जो है दोनों खेल रही है। आज भी वही हुआ है। टीटीडी के बारे में जो चर्चा हुई, एक तरफ से वहां से सगुफा छोड़ा जाता है और दूसरे तरफ तैयार रहता है कि इसको कैसे कैच करना है, फिर उस पर कैसे। बीच में मैं नहीं बोलता, मैं बीच में नहीं बोलता, ये बदतमीजी है। ये संस्कार इनका बीएचपी का यही सिखाता है। ऐसे संस्कारी मत बनिए। अपनी बात इन्होंने कांग्रेस के बारे में कहा, फिर हो गया। फिर देखिए, अरे भाई, आपका संस्कार मैं समझ गया। आप शांति बरतें। आपके बीच में मैं नहीं बोला। आपका संस्कार बीएचपी के लोगों को ज्यादा मिर्ची लग जाती है जब इनको दिक्कत होती है। इनके एजेंडे को डाइवर्ट किया जाता है, क्योंकि इनका एजेंडा जो है नफरत फैलाना है। नफरती वायरस पूरे देश में घूम करके ये सियासत करता है। सौहार्द और विवाद, मैं वही कह रहा हूँ। श्रीराज जी जवाब देने दीजिए प्लीज। किसानों की जमीन, वक्फ की जमीन कैसे बनी? फिर ये बीच में चिल्लाएंगे, ये बीच में चिल्ला रहे हैं। देखिए, जो दिक्कतें हैं वो दिक्कतों का समाधान उसका लीगल प्रोसीजर है, कोर्ट के सिस्टम में है सारी चीजें। वक्फ बोर्ड के पास भी यदि कोई गलती हो रही है तो उसकी भी सुधार की संभावनाएं पूरी तरह से है। पार्लियामेंट में बिल आया है, उस बिल पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठ के चर्चा कर रही है, लेकिन उसके पीछे से जो ये सियासत रचने वाले लोग हैं, नफरती जो ये चिंटू मिंटू हैं, जो बैठ करके देश में नफरत फैलाकर सिर्फ सियासत करना चाहते हैं, इन्हें ना हिंदू से लेना है ना मुस्लिम से लेना है। सियासत का इल्जाम आपकी सरकार पे लग रहा है सर, कि सियासत के लिए ही आपके एक मंत्री जमीर अहमद खान ने कर्नाटका में किसानों की जमीन, हिंदुओं की जमीन, मुसलमानों की जमीन, किसानों की जमीन उठा करके वक्फ को कैसे दे दी? क्या उसके लिए रिकॉर्ड्स चेंज किए गए? इसका जवाब मैं आपसे लूंगी। अजय जी, अगर आप उसका जवाब दे पाए कि राजनीति के लिए किसानों की जमीन वक्फ को क्यों दे दी गई, उसके लिए रिकॉर्ड भी बदले गए और अब मुख्यमंत्री ने पूरा वो फैसला था पलट दिया, नोटिस वापस ले लिया। कभी ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। यह भ्रम फैलाने की भाजपा की रणनीति है और कहीं ना कहीं उसके शिकार सभी लोग हो जाते हैं। जो लीगल प्रक्रिया है और कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत काम किया जाएगा और जो सच होगा वो सच साथ होगा, उसी के साथ सरकार रहेगी। कांग्रेस कभी भी किसी के साथ पक्षपात नहीं करती, न बंटवारे की राजनीति करके अपनी सियासत रोटियां सेकती है। अगर ये भाजपा का भ्रम है तो आज मीटिंग बुला करके मुख्यमंत्री जी ने वापस क्यों ले लिए नोटिस? और अगर नोटिस गलत है तो फिर वो नोटिस भेजे ही क्यों गए? नहीं, यदि देखिए यदि वो गलत है और वैसी होगी तो उसको बैक भी करेंगे हम। सरकार का क्या दायित्व बनता है? सरकार का दायित्व ये नहीं है कि हम जो है रिजिडिटी पैदा करें। यदि कोई दिक्कत है तो उसको हम विड्रॉ करेंगे, हमारा ये ड्यूटी है और हमारी ये राजनीति है। हम झूठे वादे वाले लोग नहीं है, झूठे सपने दिखाने वाले लोग नहीं है, न झूठा काम करने वाले लोग हैं। सत्य है, यदि कोई कंफ्यूजन होगी, कोई गड़बड़ी होगी तो उसको भी हम विड्रॉ करते हैं। पर भाजपा की तरह नहीं कि नफरत फैलाते हैं और ओवैसी जी भी नफरत फैला करके ये दोनों आपस में ए और बी टीम करके देश को बंटवारे की तरफ राजनीति कर रहे हैं और इससे जो है सिर्फ अपनी सियासत। श्रीराज नाय जवाब दीजिए। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कर्नाटका में हुई पार्लियामेंट्री कमेटी की बात है। तुष्टीकरण की यदि कोई गड़बड़ी है तो सरकार है, केवल तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस ने की है। देश को बलि पे चढ़ाने के लिए सारे षड्यंत्र कांग्रेस ने किए हैं। इस तरह से वक्फ बोर्ड को खुली छूट, और आज वक्फ बोर्ड सारी एक के बाद एक प्रॉपर्टियां क्लेम कर रहा है। हद तो तभी हो जाती है, बदरुद्दीन अजमल जैसे पार्लियामेंट, एयरपोर्ट, सारी दिल्ली की प्राइम प्रॉपर्टीज क्लेम कर रहे हैं। केरल में क्रिश्चियंस की प्राइम प्रॉपर्टी क्लेम कर रहे हैं। तमिलनाडु में 18 गांव क्लेम कर लिया इन्होंने, 2000 साल पुराना मंदिर क्लेम कर लिया। बिहार में करीब 20 गांव क्लेम कर लिए। तो ये क्या चल रहा है? कब तक इस तरह से चलेगा? मुकेश अंबानी साहब का घर क्लेम कर रहे हैं, तो इसको इमीडिएटली इसका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। वक्फ बोर्ड को स्क्रैप करना चाहिए। कांग्रेस के प्रवक्ता को ये नहीं जवाब तो तो ये आने देने वाले दीजिए, समय में बहुत बड़ा खतरा है। आपको तो बी टीम बुला चुके हैं वो।
आदिल साहब देखिए, रुकिए, मैं अजय जी जवाब जवाब देना चाह रहे देंगे, हैं। अजय जी जवाब देंगे, सरकार उनकी नायर है। साहब जो नायर साहब कांग्रेस के एलाइज थे, MIM कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ती थी। एक-एक करके। उनके भाषा में ही उपाध्याय साहब, MIM आपके साथ मिलकर चुनाव लड़ी है। दिख रहा है। आंध्र प्रदेश इनके लिए आंध्र प्रदेश में कुछ आपकी नहीं करना सहयोगी है। पार्टी थी। अरे भाई AIMIM तो आपके साथ भी रहती है, सबसे ज्यादा तो आपको लाभ पहुंचाती है, आप क्यों इतना बेचैन हो अरे रहे हैं? आपकी तो- अभी उधर आपकी तो मंदिर का alliance मामला भी आपके आया साथ मिलकर और सरकार बनाई देखिए है। ओवैसी साहब आंध्र वकील प्रदेश बन में। गए, वकील बन करके देखिए क्या कर रहे हैं वो। नहीं, कभी सर। वो राजनेता बन जाते हैं, कभी वकील बन जाते हैं, कभी नफरत सर, फैलाने अगर का एक फिर यंत्र वापस बन जाते मुद्दे पर लौटे, हैं। और वही काम मैं भाजपा के बार-बार आप इसका जैसे लोग जिक्र हैं। इसलिए कर रही हूं क्योंकि कौन-कौन लोग जी। इससे प्रभावित होते हैं। सिर्फ कोई हिंदू प्रभावित नहीं होता। मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए। कर्नाटका में बेचारे गरीब किसान थे, वो अपनी सारी चिट्ठी लेकर के गए, अपने सारे वो पट्टे का रिकॉर्ड लेकर के गए। उन्होंने कहा देखिए रातों रात पता नहीं कहां इसका वक्फ की प्रॉपर्टी बना दिया है इसको। वहां पर क्रिश्चियंस हैं केरला में जो कह रहे हैं हमारी भी जमीन पे भी कब्जा हो गया है। NOC मांग रहे हैं। तो नुकसान तो हर किसी को हो रहा है ना। और आप पर इल्जाम है कि ये तुष्टीकरण की वजह से ऐसी खुली छूट वक्फ को दी जा रही है, वक्फ बोर्ड को। नहीं देखिए जो सच्चाई है, हमने कभी कोई तुष्टीकरण वाली बात नहीं। हमारा जो उद्देश्य था जब ये बनाया भी था जिस समय ये जो बोर्ड बना था, बोर्ड क्यों बना था, क्या उद्देश्य था? बोर्ड के साथ साथ जो संपत्तियों का इधर उधर करते थे ये लोग, एक जगह कम से कम एक लीगल आइडेंटिटी दे गई थी 1954 के आसपास में। सर, और उसके आइडेंटिटी तहत तो ठीक सारी है, चीजों पर को अभी उसका सिस्टमेटिक करने की इस्तेमाल बात किस चीज के लिए हो रहा है? हुआ भी बहुत कुछ, जब बहुत ये कुछ किया बनाया भी। गया था, फिर उसमें तब तो इरादा नेक था। लगातार संशोधन हुआ। पर अब जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें तो प्रॉब्लम है ना। और वो नेक इरादे के साथ गलत हो रहा है तो उसका सुधार करेंगे हम। ठीक है, सुधार गलत होना हो ही रहा है, चाहिए, हर ठीक है। चीज में सुधार। क्या सुधार सच में किया जा रहा है? क्या सुधार सच में किया जा रहा है? हमारे साथ अर्जुन राम बेगवाल जी फिर से जुड़ गए हैं। सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। मेरा सवाल आपसे ये था कि पिछले कुछ एक हफ्तों में बार बार ऐसे कुछ केसेस सामने आ रहे हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, हर राज्य से, जहां पर कभी किसी ईसाई की, कभी किसी किसान की जमीन वक्फ की प्रॉपर्टी बता दी गई है। अब आपके एक नेता हैं कर्नाटका में, उन्होंने चिट्ठी लिखी है ये कहकर कि सारे वक्फ की प्रॉपर्टीज का राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइजेशन कर दिया जाना चाहिए। आप क्या कहेंगे? आप मेरे से पूछ रहे हैं क्या ये सवाल? जी सर, जी मेघवाल जी। आज का विषय तो अलग था, लेकिन फिर भी ये विषय जेपीसी के सामने है, तो जो जेपीसी निर्णय करेगी उसके बाद निर्णय करेंगे हम इस पे। क्योंकि हम पार्लियामेंट अफेयर्स का मैं मंत्री हूं, तो जेपीसी में जब बात हो रही है तो मैं कुछ नहीं कह सकता इसमें। जेपीसी की रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही हम कुछ बोलेंगे इसमें। ठीक है सर, जो कर्नाटका में हुआ है, जहां पर मुख्यमंत्री ने जो नोटिसेस दिए गए थे कई किसानों को, उनकी जमीन को वक्फ डिक्लेयर कर दिया गया था, क्या आप जो पूरा डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या एक तरीके से ये आपकी बहस क्या वक्त पे है क्या आज? जी सर। नहीं, ये आपकी बहस आज वक्त पे है क्या? हाँ जी मेघवाल जी। तो मैंने कहा नहीं, तो जेपीसी में मामला चल रहा है भाई। जेपीसी अपना इसको डिसाइड कर रही है। जेपीसी दोनों सदनों की एक जॉइंट पार्लियामेंटरी कमेटी है, इसमें लोकसभा के भी लोग हैं, राज्यसभा के भी है। वो एक बार डिसाइड करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये तो सबको पता ही है कि अननेसेसरी का कब्जा हो गया, कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता, कलेक्टर भी कुछ नहीं कर सकता, रातों रात बोर्ड सबका देते हैं, जनता परेशान होती है, तभी तो ये अमेंडमेंट आया। इसमें तो सच्चाई है, तभी तो अमेंडमेंट आया, और उसी पे तो जेपीसी जो है वो चर्चा कर रही है। जो नया अमेंडमेंट की बात की जा रही है उसी का जिक्र करते हुए आज असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने थोड़ी देर पहले हमसे बात की थी। अमेंडमेंट की बात अब करेंगे, बाद में करेंगे, अभी कभी करेंगे अमेंडमेंट की बात, ठीक है? अभी मैंने बता दिया जितना बताना था, अमेंडमेंट की बात इसमें बाद में करेंगे। पर अगर तिरुपति बोर्ड में गैर हिंदुओं को जगह नहीं मिलती है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे हैं फिर वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को क्यों? मैं इस विषय पे बाद में बात करूंगा जी आपके। ठीक है सर, नमस्ते। हमसे बात इस करने विषय पे बाद में बात करूंगा आपसे। ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। वैसे भी ये पूरा मामला अभी पार्लियामेंट के सामने है, कमेटी के सामने है, तो बहुत कुछ कह नहीं सकते इस वक्त इस मुद्दे पे। शाजिया इल्मी, अजय जी साफ साफ कह रहे हैं कि अगर कुछ एक केसेस सामने आते हैं जहां पर गलती हुई है, जहां पर नोटिस चले गए हैं, वो राजनीति किए बिना उन्होंने नोटिस वापस ले लिए। आप इसको एक बड़ा मुद्दा क्यों बना रही हैं?
शाहजा जी, आपको आवाज आ रही है? चलिए, लगता है उनको भी आवाज नहीं आ रही, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है आज हमें कनेक्शंस में। ठीक है, बोलिए आदिल हसन साहब, बोलिए। अजय उपाध्याय जो हैं, इनको बोलिए कि तेलंगाना में कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर हैं, वहां का वक्फ बोर्ड जो कांग्रेस का चेयरमैन है, उसने रेजोल्यूशन पास किया इस अमेंडमेंट के खिलाफ। और रेवंत रेड्डी सुबह शाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब का तारीफ का कसीदा पढ़ते हैं, तो दिल्ली में बैठ के आरएसएस का हाफ पैंट पहन के एमआईएम का डिक्लेरेशन नहीं करे। प्रणब मुखर्जी को वोट दिया, यूपीए 1 यूपीए 2 में दिया, वाईएसआर साहब की सरकार, किरण कुमार की सरकार, रोसैया की सरकार हमने बचाई, इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा भेजा। मैडम सोनिया गांधी फोन करती है हमें, इसलिए बैठ के ये आरएसएस का जो मानसिकता लेके बैठ जाते हैं। कांग्रेस का प्रवक्ता, इनको मना कीजिए कि चिंटू और पिंटू बोलते हैं। राहुल गांधी को बोलिए कि जहां पे 50% माइनॉरिटी की आबादी है वहीं से वो जीते हैं। अब प्रियंका गांधी को बोलिए कि जहां का जाकर वायनाड छोड़कर दूसरे जगह लड़े जहां जनेऊ राहुल गांधी दिखाते हैं। मुसलमानों ने जिताया था वायनाड से, 2019 में हार गए थे ये। असली वक्त की लड़ाई तो एआईएमआईएम कर रही है, आप सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। अजय जी, इनको बोलने की हिम्मत नहीं है मुसलमानों के मुद्दे पर। आज तक मॉब लिंचिंग पर राहुल गांधी नहीं बोले, प्रियंका गांधी नहीं बोली है। अब हो गया आदिल भाई, के मुद्दे पर खुल नाराज हो गए आदिल साहब, आपने उनको बी टीम बोल दिया। हो गया, उल्टा आप ही को बी टीम आरएसएस की बता रहे हैं। अजय जी एकदम नाराज दर्द रेवंत रेड्डी कौन है? चीफ मिनिस्टर है कांग्रेस का, जायज है, चोर के दाढ़ी में तिनका है। अरे भाई रुकिए ना, रेवंत रेड्डी कौन है मैडम? बोल दिया ना, एक एक करके बोल दिया। अब आदिल जी एक एक करके उनका जवाब दीजिए। कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर आप तो समझदार प्रवक्ता हैं। एआईएम में अकेला एक समझदार प्रवक्ता दिखते थे, आप भी वही धारा अपना रहे हैं जो वैसी साहब। एक एक करके सर। सोनिया जी आपको फोन करती हैं, राहुल जी आपको फोन करते हैं, ये सब जो झूठ फैलाते हैं चैनल पर, झूठ मत फैलाइए। आपने क्या किया बिहार में, क्या किया यूपी में, देश में, और किसको जो भड़काया है। अरे भाई चुपिए तो, एक एक करके प्लीज एक ही ऑडियो ऊपर रखिए। अजय जी जवाब दीजिए। अजय जी मेरा एक सेकंड सीधा सवाल है, तू मैंने नहीं करते। हाँ, सीधा सवाल आपसे ये है कि वक्फ के जो हक की लड़ाई है, एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं हम लड़ रहे हैं, कांग्रेस सिर्फ अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स कर रही है। कर्नाटका में कभी आपने नोटिस भेजा, फिर वापस कर लिया। सुनिए ओवैसी साहब की पूरी जो अभी जो आपने इंटरव्यू दिया और दिखाया, स्पष्ट हो गया कि वो किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, ना तो मुसलमानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, ना वक्फ बोर्ड की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको अपनी सियासत किसी तरह बचानी है और भाजपा को लाभ पहुंचाना है। जहां जहां भाजपा वहां जाकर के उसकी मदद करते हैं। गुजरात से लेकर के और बिहार तक पहुंच जाते हैं। बेशक जहां रहने वाले हैं वहां 5 से 6 सीट नहीं लड़ पाते। ये तो यही सच्चाई है इनकी। अब वक्फ बोर्ड की बात है, ऑलरेडी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में सारी चीजें हैं। कानून मंत्री ने आपके सामने क्या कहा, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी तय करेगी उसमें। और मुझे ये बात अच्छी उनकी लगी, कम से कम भाजपा के लोग और आरएसएस और बीएचपी के माइंडसेट के लोग यहां बैठकर जो लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, उनको अपने कानून मंत्री से सीख लेना चाहिए। नहीं ठीक है, हाँ, तो ये बात जरूर है, उसमें यदि कोई नहीं, वो अमेंडमेंट तो होगा, वो अमेंडमेंट तो जेपीसी के सामने है। पर सर अभी का मुद्दा ये है कि वक्फ की तो हरकतें लगातार जारी हैं। अब आपके राज्य में क्या हुआ, अभी किसानों की जमीन का जिक्र किया हमने, 53 ऐसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मॉन्यूमेंट्स हैं, उस पर अब दावा कर दिया है। उनमें से तो कई हैं जिनको कई दशकों पहले ही वक्फ ने अपने पास ले लिया था। अब 53 मॉन्यूमेंट्स पे उन्होंने दावा किया है। कर्नाटका में भाजपा के जो सांसद हैं उन्होंने कहा एक दिन ऐसा होगा कि पूरा का पूरा देश वक्फ हड़प लेगा अगर ऐसा ही चलता रहा तो। देखिए ये तो डर पैदा करना और डर की राजनीति करने वाले, सियासत करने वाले भाजपा के लोगों की मानसिकता है। पर सच तो ये है कि पूरे देश के में जो माहौल है आज, उस माहौल में वक्फ बोर्ड की क्या हैसियत और क्या उसकी क्षमता है, उसी पर तो चर्चा है। और उसी के लिए तो ये संशोधन पर जो है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठ रही है। यदि उसमें कोई गड़बड़ी है तो सब बैठ करके मिल करके काम कर रहे हैं। आप मानते हैं कि उसमें गड़बड़ी हो रही है? साथ में उससे सियासत का लाभ उठाना, मान लीजिए हुआ होगा कुछ तो उस पर होगा ना बहस। इसी के लिए तो बहस है, इसी के लिए तो हमारे सभी जो पार्लियामेंट्रियन है वो बैठ करके डिसाइड करेंगे। संशोधन जो सरकार लाई है,
जो उसके कंसर्न है उस कंसर्न को हम लोग भी व्यक्त करेंगे। मुस्लिम समाज के अधिकार की बात हो, हिंदू समाज के अधिकार की बात हो, समाज के अन्य वर्ग के अधिकार की बात हो, समाज में सौहार्द रहते हुए और कैसे समाज आगे बढ़े, और राजनीति का ये काम है। ठीक है, समाज को आगे बढ़ाइए, राजनीति को नहीं। शाजिया शांति को भंग करके ये सारे बंटवारे की राजनीति करके रोटियां नहीं सकते। भाषण ना सुनाइए, बहुत उम्र हो गई है। क्या हिंदू समाज के लिए, मुस्लिम समाज के लिए जो बेहतर होगा, मतलब इस तरह की क्लीशे सुनाई नहीं देते। आपको ही लगेगा कि मतलब उबासी भी नहीं आती है। 20-80 वाले को ही लगेगा, मारने काटने वाले को ही लगेगा, घिसी पिटी लगेगी हर बात से ना भागिए। एक-एक करके अजय जी। अरे भाई, घिसी पिटी बात आपको लगेगी, काटने और बांटने वाले की राजनीति करने वाले। सर एक सेकंड, ये तो आप भी मान रहे ना, एक-एक करके अजय जी प्लीज। और शमशान वाले को, ठीक है, आपने अपनी बात कह दी, अब उनको जवाब देने दीजिए। दिन भर यही करते हैं, आपने अपनी बात कह दी, उनको जवाब अभी भी वही है। शाजिया देखिए, मतलब ये क्या घिसी पिटी बातें सुन रहे हैं। मतलब हम सब भारतीय हैं, हमारा ये कर्तव्य है, क्या लगा रखा है। आप डिबेट में बोलिए तो कुछ आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू तो हो। कहाँ है? भारतीय नहीं है आप कौन से हैं? आप अंग्रेजों के वंशज हैं क्या? भारतीय नहीं है आप लगातार? क्या वाकई आप भारतीय नहीं, आप लोग लगते हैं। नहीं प्लीज, क्या बोल रहे हैं? पर्सनल कमेंट नहीं, हम सब यहाँ पर भारतीय हैं। एक-एक करके अजय जी प्लीज। भी पर्सनल मुझ पे कर रहे हैं। हाँ नहीं, पर एक करके बात होगी। चलिए शाजिया जी वापस मुद्दे पे बोलिए, वो कह रहे हैं। व्यक्तिगत आप अपनी बात रखिए ना, कितना बटना है देश को, ये इस पर बात रखिए। ठीक है, शाजिया इल्मी का कितना तोड़ना है, चलिए कितना लाभ लेना है राजनीति, या अकल की कोई बात हो, कोई घिसी घिसाई बातें कर रहे हैं। शाजिया जी वापस मुद्दे पे टाइम अपना भी वेस्ट कर रहे हैं। वापस मुद्दे पर वेस्ट कर लीजिए, कुछ अच्छा काम कर लीजिए। वापस मुद्दे आप अपने मतलब काम कर पा रहे हैं अपने लिए, कुछ ना कांग्रेस के लिए ना किसी और के लिए। ठीक है, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी कह रही है आज। शाजिया एक सेकंड घिसी पिटी बातों से ठीक है, एक सेकंड मुद्दे पे आते हैं। या तो लोग रोते हैं या सोते हैं, मुद्दे पर आ जाते हैं। अच्छा सुनिए, हाँ, आपसे मैं कहना चाह रही हूँ पद्मजा जी, ये ना बात हिंदुओं की है, ना मुस्लिम की है, ना बीजेपी की है, ना एआईएम की है, ना ए टीम की है, ना बी टीम की है। मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, हाँ मैं बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ और मुझे बहुत फक्र है, लेकिन मैं बहुत अफसोस के साथ ये कहना चाह रही हूँ, मैं एक सुन्नी परिवार से, देवबंदी परिवार से हूँ, और मैं आपको बता दूं कि वक्फ बोर्ड्स ने किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ काम किया है। अगर वाकई में जो मकसद है वक्फ का, चैरिटी, ज़कात, डोनेशन, अगर वाकई में बोर्ड कुछ कर रहे होते ना, अब मुसलमानों की हालत नहीं होती। तो ये सारी झूठी मक्कार सेक्युलर पार्टी से ये सवाल पूछिए। और सबसे बड़ा सवाल ये है, आए बाएं शायना निकलिए, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल और तिरुमला पहुंचने की। आप ये बताइए कि इन वक्फ प्रॉपर्टीज ने अब तक मुसलमानों के लिए क्या किया है। मैं हिंदुओं की बात नहीं करूंगी, माफी चाहती हूँ, मेरे हिंदू भाई मुझे माफ कर दीजिए आज के दिन। आज मुझे सिर्फ मुसलमान रहने दीजिए, और मैं मुसलमान भारतीय होकर ही पूछना चाह रही हूँ, वक्फ का मतलब औकाफ का मतलब जस्टिस का मतलब चैरिटी है। इन सारी वक्फ की प्रॉपर्टीज ने कितने मुसलमानों का फायदा किया है, कितनी तलाक सिर्फ देश में मकारी कर रही है, कितने यतीमों की मदद की है, कितने कोचिंग सेंटर्स खोले हैं, कितने मेडिकल स्कूल्स खोले हैं, कितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोले हैं, कितनी स्कॉलरशिप्स दी हैं। आप ये बताइए। मैं आज हिंदुओं की बात नहीं करूंगी, चाहे मैं भाजपा की प्रवक्ता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ मुसलमानों की बात करूंगी। ठीक है, बात बताइए अजय जी। अगर कोई मुसलमानों को वाकई में हितैषी होता तो ये वक्फ बोर्ड को खत्म करता। सुबह से शाम तक सिर्फ यहाँ नफरत फैलाने का काम, हिंदू मुस्लिम के साइकोलॉजी को बिगाड़ करके राजनीति करने का काम, यही इनका काम है। इनका आवाज नहीं बंद होगा, क्योंकि इन्होंने सो बोलेंगी, ये तो ऊपर से ही नॉन बायोलॉजिकल। ठीक है, नहीं उनका स्पेसिफिक सवाल जो है उसका जवाब दे दीजिए। सच यही है। एक सेकंड अजय जी, सवाल सुन लीजिए। सवाल ये है कि फ्रॉड सेक्युलरिज्म ने वक्फ बोर्ड को एक प्रॉपर्टी डीलरशिप बना करके रख दिया और मुसलमानों का कोई फायदा नहीं हुआ उससे। ये सवाल आपसे पूछा। सबसे गरीब है पद्मजा जी, आप देखिए सोशल इकोनॉमिक इंडस्ट्री। ठीक है, जवाब देने दीजिए। हमने जो बताया फिर ये बीच में चिल्लाएंगे। बताइए। ये मक्कारी करने वाली पार्टी जो देश को तोड़ने का काम करती है, संविधान को नहीं मानती है और देश के संविधान से अपने को लोग ऊपर मानते हैं, ये दूसरे को शिक्षा ना दें, ज्ञान ना फैलाएं। सच्चाई ये है
कि मुस्लिमों का और हिंदुओं की बात नहीं है। देश के नागरिक होने के कारण सबका अधिकार बनता है, उसकी ये जो राइट्स है उसको राइट्स मिलना चाहिए। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमको भी है एज ए हिंदू होने के कारण, सिख और ईसाई को भी और मुसलमानों को ही है। लेकिन गड़बड़ी कोई भी होगी उसके लिए कानून सर्वोपरि है, संविधान सबसे ऊंचा है और उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, आखिरी 30 सेकंड आदिल हसन। इसको यदि ये घिसी पिटी करती है, वक्फ को एक तरीके का शील्ड किसने दिया, ये सवाल पूछा जा रहा है। क्या राजनीतिक पार्टियों ने वक्फ के मिसमैनेजमेंट को शील्ड किया? आदिल हसन, आखिरी के 30 सेकंड। आदिल हसन। मैम, अभी आपने मुंबई में देश के सबसे बड़े कॉरपोरेट हैं, वो वक्फ की जमीन पर अपना घर बनाए हुए हैं और वो कांग्रेस के रीजन में हुआ है। वक्फ में जरूर मिसमैनेजमेंट है। हम अकबर ओवैसी साहब ने विधानसभा में उठाया था कि एसआईटी बनाइए और वक्फ का इंक्रोचमेंट हटाइए, और हमने क्या किया, 18,000 बच्चे बच्चियों को फ्री में पढ़ाते हैं ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में। 10,000 बच्चे बच्चियों को, गरीब को फ्री में कोचिंग देता हूं। हमारा ये किरदार है। हम चाहते हैं कि वक्फ में जो इंक्रोचमेंट हो, इंडिपेंडेंट एक एसआईटी हो, सरकार उसमें दखल अंदाजी, जो मेरा इंक्रोचमेंट है उसको हटाए। सरकार डेवलपमेंट और वक्फ ने जो इंक्रोचमेंट किया है वो कौन हटाएगा? सरकार का दायित्व है। सरकार वक्फ पे तो इंक्रोचमेंट आप हटवाना चाहते हैं, पर वक्फ के इंक्रोचमेंट को कौन हटाएगा? मैम देखिए, वक्फ बोर्ड का जो सीईओ होता है वो ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक ऑफिसर होता है, वो स्टेट गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करती है। ट्रिब्यूनल का चेयरमैन को चीफ जस्टिस अपॉइंट करते हैं। ये भ्रम क्यों फैलाया जाता है? वो इंडिपेंडेंट आदमी है, वो रूल एंड रेगुलेशन से है। ठीक है, डीएम जो है, डीएम इज नॉट द डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, दबे सुर में तो हर कोई मान रहा है कि कुछ प्रॉब्लम्स तो हैं वक्फ बोर्ड के कामकाज में, पर अब उन प्रॉब्लम्स का निवारण कैसे किया जाए, हर किसी का अपना व्यू है इस बारे में। क्या सरकार वक्फ बोर्ड के कामकाज में दखल देने की कोशिश कर रही है? क्या अपनी आइडियोलॉजी उन पर थोपने की कोशिश कर रही है? ये बात तो अब पार्लियामेंट्री कमेटी ही इस बात पर फैसला लेगी। पर फिलहाल जो लोग वक्फ से इस वक्त प्रताड़ित हैं वो सिर्फ हिंदू नहीं है, वो अलग अलग धर्मों के हैं, अलग अलग समुदायों के हैं, अलग अलग देश के हिस्सों से हैं, और उनको न्याय की उम्मीद हमारी इन कमेटी से रहेगी। अड़ी में आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।